नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में 16 से 17 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। ये बहुत ही अच्छी खबर आपको सुनाने जा रहे हैं। और किसान भाइयों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो किसान अपनी फसलों में बोवनी करना चाहते हैं वो प्री मानसून बारिश के पहले ये बोवनी कर दें और आने वाली बारिश का भरपूर फ़ायदा उठाएं। किसान भाइयों को एक सलाह और देना चाहते हैं कि किसान भाई अपनी फसलों का बीमा भी करवा सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में यदि मौसम में कोई बदलाव आता है, कोई भारी भरकम आपको नुकसान उठाना पड़ता है, तो उससे आपको ये बचा सकता है ये बीमा। तो ये एक बहुत अच्छी सलाह हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहते हैं। और किसान भाइयों, इस अच्छी सलाह के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत भी करते हैं और देखते हैं कृषि से जुड़े कुछ खबरें, जो कि है खबरें खेती की, और देखते हैं मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। इस साल रिकॉर्ड गेहूं की सरकारी खरीदी, समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी होगी, जीवाणु खादों का महत्व, बीजोपचार का महत्व और कुआं रिचार्ज करने की विधि। सरकारी गेहूं खरीद का स्तर 3 करोड़ टन के बेहद करीब पहुंच गया है। एफसीआई की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन में एजेंसियों ने किसानों से समर्थन मूल्य पर 298 लाख टन गेहूं खरीदा है, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। पिछले साल के मुकाबले ये खरीद 68 लाख टन ज्यादा है। इस साल सरकार ने 3 करोड़ 30 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई घोषणाएं की हैं। जो किसान कृषि उपज मंडी में बेचते हैं, उनका 50% उन्हें अब नगद भुगतान प्राप्त होगा तथा 50% आरटीजीएस के जरिए मिलेगा। गर्मी की मूंग की फसल को सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। किसानों की प्याज सरकार 8 रुपए प्रति किलो के भाव पर खरीदेगी। सब्जी मंडियों को मंडी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सब्जी मंडियों में किसानों को ज्यादा आड़त देनी पड़ती है। इसे रोकने के लिए सब्जी मंडियों को मंडी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। फसल उत्पादन में जीवाणु खाद टिकाऊ खेती के प्रमुख पोषक तत्व हैं, जिनके प्रयोग से रासायनिक खाद को पूर्णतया विस्थापित किया जा सकता है। जीवाणु खाद मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ फसल उत्पादन को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनके उपयोग से जैविक शक्ति तथा पर्यावरण दोनों संतुलित रहते हैं। टिकाऊ खेती के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु खाद उपलब्ध हैं, जैसे राइजोबियम टीका, एजोटोबैक्टर टीका, एजोस्प्रिलम टीका, फास्फोरस विलायक जीवाणु, पोटाश विलायक जीवाणु, जिंक विलायक जीवाणु इत्यादि। इनके उपयोग से नत्रजन एवं फास्फोरस वाली रासायनिक खादें जैसे यूरिया एवं एसएसपी की कम से कम 25% की बचत की जा सकती है। यह पर्यावरण मित्र की भूमिका भी निभाते हैं। यह मृदा पर अवशेषित प्रभाव नहीं डालते हैं। इससे 5 से 15% तक फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जीवाणु खाद का उपयोग बोनी से पूर्व बीजोपचार के रूप में किया जाता है। बुवाई के पूर्व बीजोपचार करने से फसलों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। बीजोपचार हेतु थायरम 2 ग्राम के साथ कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज उपचारित करें। इसके अलावा किसान भाई कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार हेतु किसान भाई बीज उपचार यंत्र का प्रयोग अवश्य करें। बीज उपचार यंत्र के अभाव में मटका या प्लास्टिक बोरों का भी प्रयोग किया जा सकता है। बीज उपचार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सर्वप्रथम बीज को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। अंत में कल्चर से बीज को उपचारित करें। गांव के सूखे कुएं या बावड़ी को रिचार्ज करने हेतु कुएं के ऊपर की ओर 3 से 6 मीटर दूरी पर 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे को नीचे से कुएं से 3 इंच पाइप से जोड़ दिया जाता है। अब खोदे गए गड्ढे में नीचे की ओर से 1 मीटर तक बड़े पत्थर, 1 मीटर तक गिट्टी तथा सबसे ऊपर के आधा मीटर में बालू रेती भर दी जाती है।
सबसे ऊपर फिल्टर का आधा मीटर भाग खाली छोड़ दिया जाता है। अब खेत में गिरने वाले बरसात के पानी का बहाव नाली बनाकर इस फिल्टर की ओर मोड़ दिया जाता है। बरसात के समय पानी छनकर कुएं में जाता है और कुएं के माध्यम से पानी भूमि के नीचे चला जाता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में आज बस इतना ही। आगे आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मसूर के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। भोपाल में न्यूनतम 3,951 रुपए, अधिकतम 3,951 रुपए रहा। दमोह में न्यूनतम 3,150 रुपए, अधिकतम 3,625 रुपए। गैरतगंज में न्यूनतम 3,135 रुपए, अधिकतम भाव 3,250 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 3,655 रुपए, अधिकतम 3,370 रुपए रहा। मक्का के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बड़वाहा में न्यूनतम 1,125 रुपए, अधिकतम 1,200 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 1,250 रुपए, अधिकतम 1,388 रुपए। खरगोन में न्यूनतम 1,217 रुपए, अधिकतम 1,341 रुपए। मुल्ताई में न्यूनतम 1,235 रुपए, अधिकतम 1,275 रुपए रहा। अरहर के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। जबलपुर में न्यूनतम 3,100 रुपए, अधिकतम 3,815 रुपए। सागर में न्यूनतम 2,400 रुपए, अधिकतम 2,850 रुपए। सतना में न्यूनतम 3,550 रुपए, अधिकतम 5,201 रुपए। उमरिया में न्यूनतम 4,650 रुपए, अधिकतम 4,750 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, खाद्यान्न फसलों में मक्के को खाद्यान्न की रानी कहा जाता है। ये बात तो आपको पता ही होगी, क्योंकि मक्का पहले कहा जाता था कि गरीबों का भोजन है। परंतु किसान भाइयों, अब समय बदल चुका है। ये गरीबों का भोजन बिल्कुल भी नहीं है। कुक्कुट आहार, पशु आहार, बीज है, स्टार्च है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मक्के का उत्पादन बहुत आयत में हो रहा है। इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। और किसान भाइयों, मक्का उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। ये बात आपको मालूम ही होगी। तो आज हम बात करेंगे भारत में मक्के की खेती के बारे में, और वो भी खरीफ के मौसम में। और इसके ऊपर हमें जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ VK पराड़कर जी। तो आइए सुनते हैं विस्तृत जानकारी खरीफ के मौसम में मक्के के उत्पादन के बारे में। सबसे पहली बात बागवानी में ये होती है कि हम स्थल का जो चुनाव है, हमारे खेतों का चुनाव है, कुछ इस तरीके से करें कि जहाँ पर पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, आवागमन के साधन बेहतर हो, कि हम अपने उत्पाद को वहाँ से खेतों से निकाल कर बाजार भेज सकें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देख लें कि हम ये निश्चित कर लें कि किस प्रकार की बागवानी हम या किस फल वृक्ष की बागवानी हमको करनी है। थोड़ा सा भी पानी की उपलब्धता हमारे किसान भाइयों के पास में है तो हम अमरूद, बेर, संतरा, नींबू जैसे फलों का चुनाव कर सकते हैं। जितने भी बड़े फल वृक्ष हैं, जिनमें कि खास तौर से आम, चीकू, कटहल जैसे जो फल वृक्ष हैं, उनका अंतराल ज़्यादा रखा जाता है। सामान्य तौर से जब हम आम की बागवानी करते हैं, कटहल की बागवानी करते हैं, तो 8 से 10 मीटर की दूरी पौधे से पौधे की और पंक्ति से पंक्ति की दूरी। लेकिन वर्तमान में ऐसी जिसको कि हम हाई डेंसिटी सघन पद्धति पर बागवानी की जब हम बात करते हैं, तो आम की खेती में 2.5 मीटर से 2.5 मीटर की दूरी पर भी
हम वृक्षारोपण आम का कर सकते हैं। और लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है, कुछ ही किस्में हैं कि जिनको कि हम सघन पद्धति से लगा सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि हम रोपण करने से पहले जो खेत की तैयारी करते हैं उसमें गड्ढे की जो खुदाई है उसको थोड़ा हमें ध्यान देकर करने की ज़रूरत होती है। जितने भी बड़े फल वृक्ष हैं हमारे, उनमें 3 फीट बाई 3 फीट आकार का गड्ढा हमें खोदना होता है, और जो छोटे फल वृक्ष हैं उनकी रोपाई के लिए हम 2 फीट बाई 2 फीट के आकार का गड्ढा खोदते हैं। अब बात आती है गड्ढे की भराई की। तो किसान बंधुओं, गड्ढे की भराई एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम गड्ढे की खुदाई में ही ये ध्यान देते हैं कि जो ऊपर की परत की मिट्टी है वो हम एक तरफ रखते हैं, और जो गड्ढे की नीचे की मिट्टी है उसे हम एक तरफ रखते हैं। नीचे की मिट्टी को हम नीचे ही भरते हैं और ऊपर की जो मिट्टी होती है हम ऊपर भरते हैं। लेकिन गड्ढे की भराव करने से पूर्व हम कम से कम 10 से 20 किलोग्राम गोबर की अच्छी पकी हुई खाद उस मिट्टी में मिलाते हैं। दीमक का यदि प्रकोप हमारे उस क्षेत्र विशेष में है तो किसान बंधुओं को खास तौर से नीम की खली प्रति पौध जो है 1 किलोग्राम नीम की खली गड्ढा भरते समय हम गड्ढे में ज़रूर मिला लें। और जो बड़े आकार के पौधे हैं या जो हमारे 3 फीट के गड्ढे हैं उनमें आधा किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, और जो छोटे पौधे हैं उसमें 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट। इस तरीके से हम गड्ढे की भराई कर देते हैं। और गड्ढे की भराई करके हम उसमें बीच में जहाँ पे हमें पौधा लगाना होता है वहाँ पर हम एक लकड़ी लगा देते हैं। इस तरीके से गड्ढे की भराई का कार्य हो जाता है। अब बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है किसान बंधुओं, हमें ये ध्यान देना है कि हम किस किस्म का चुनाव करें। हमारे क्षेत्र विशेष में जो अनुशंसित किस्में हैं उनमें मुख्य रूप से आम की जब हम बात करते हैं तो दशहरी, लंगड़ा चौसा, आम्रपाली मल्लिका, बॉम्बे ग्रीन, ये उन्नतशील प्रजातियां हैं जो हमारे पूरे ही मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित की गई हैं। इनका हमें चुनाव करना है। यहीं पर जब हम आंवले की बात करते हैं तो नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 7, चकैया, कृष्णा, कंचन ऐसी किस्में हैं जिनका हमें चुनाव करना है। जब हम अमरूद की बात करते हैं जहाँ पर ललित, श्वेता, L49, इलाहाबाद सफ़ेदा, ये उन्नतशील प्रजातियां हैं, इनका चुनाव हमारे किसान भाइयों को करना है। पपीते में बहुत ही अच्छी संकर किस्में वर्तमान में हमारे किसानों के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें खास तौर से रेड लेडी 786 जिसको कि हमारे किसान भाई ताइवान के नाम से बोलते हैं। विनायक करके एक BNR का बहुत अच्छा हाइब्रिड बाज़ार में है। हमारा बाड़वानी पपीता भी काफ़ी अच्छे उत्पादन देने की क्षमता रखता है। नींबू की जब हम बात करते हैं तो कागजी लाइम, जिसे कागजी नींबू के नाम से जाना जाता है। संतरे की जब हम बात करते हैं तो नागपुरी संतरा मात्र एक ही उसमें किस्म है। तो किस्मों का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि हमारे क्षेत्र विशेष में जो अनुशंसित किस्में हैं उन्हीं का हमें चुनाव करना है, जिनमें की उत्पादन की क्षमता ज़्यादा होती है और हमारे यहाँ की परिस्थितियों में, हमारे यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु की जो परिस्थितियाँ हैं, उनके लिए वो अनुकूल होती हैं। जब हम किस्मों का चयन कर लेते हैं तो किसान बंधुओं की पौध किस प्रकार की हो जिससे कि हमारा बगीचा बेहतर हो सके, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो फल वृक्षों की जो पौध है वो कम से कम 1 वर्ष पुरानी हो, मतलब पिछले वर्ष जिस पे ग्राफ्टिंग या बडिंग का कार्य किया गया हो वो इस वर्ष के लिए उपयुक्त पौध मानी जाती है। हम जब पौध का चुनाव करते हैं तो हम एक चीज़ ज़रूर देख लें कि जहाँ पर बडिंग या ग्राफ्टिंग की चीज़ होती है, जहाँ या कहें जो हमारे किसान भाई इसको कलम कहते हैं, वो हिस्सा बहुत मजबूत हो गया हो, आपस में वो हिस्सा जुड़ गया हो, ऐसे पौध का हमें चुनाव करना है। पौध खरीदने के लिए मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि पौध कभी भी शासकीय नर्सरी से या ऐसे विश्वसनीय नर्सरी से ही वो क्रय करें जहाँ पर कि उनको ये सुनिश्चित हो सके कि जो किस्म वो क्रय कर रहे हैं वही किस्म उनको उपलब्ध हो। रोपाई का कार्य किसान बंधुओं जब अच्छी 2-3 बारिश हो जाती है, यूँ कहें हम 15 जुलाई के उपरांत हम वृक्षों का रोपण करें, और रोपण करने के उपरांत हम ये सुनिश्चित करें कि पौधों को हम सहारा, मतलब लकड़ी का सहारा जरूर दे दें, जिससे कि वर्षा काल में जब हवा चले तो पौधों में ज़्यादा उसकी डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब पौधा इधर उधर ना हिले, जिससे कि जड़ों का विकास सामान्य रूप से हो सके और पौधा स्थायित्व अपना ले सके, और जिसमें कि मार्टेलिटी उसमें कम से मतलब मृत्यु दर कम से कम हो। इस प्रकार से यदि हम रोपण करते हैं किसान बंधुओं, अच्छा बगीचा हम तैयार कर सकते हैं और उससे अच्छा उत्पादन लेके हम आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं
कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन, किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, फल वृक्षों का रोपण व रखरखाव आज का विषय। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जे.के. कनौजिया जी, जो कि आपको बताएंगे फल वृक्षों का रोपण कैसे करें। अब बारिश आने वाली, किसान भाइयों, आपको इस बारिश के पहले कुछ समसामयिक कार्य हैं जो करने होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे भोजन का महत्वपूर्ण अंग है फल सब्जियां, और इनको बहुतायत रूप में उगाना यह आपकी जिम्मेदारी है, और शहरों तक इसको प्रदाय करना ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। तो क्यों ना इसमें और अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाए समय रहते। इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करते हैं, देखते हैं कार्यक्रम। यदि भारी ज़मीन है तो हमें लंबी अवधि की किस्म का चयन करना होगा। यदि मध्यम भूमि है तो हम कहेंगे कि हमको 90 दिन से 100 दिन के बीच की हो। भारी ज़मीन है तो हम 100 दिन के बाद वाली किस्म का चुनाव करना पड़ेगा। परंतु बहुत हल्की ज़मीन है तो निश्चित रूप से 90 से 85 दिन की जो फसलें हैं या किस्म है, इसका चुनाव करना होगा। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि हम हल्की ज़मीनों के लिए, क्योंकि खास करके हमारा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो हमारे पास 2-3 प्रकार की किस्म है जो किसान भाइयों के लिए हम लोग अनुशंसा करते हैं। खास करके जो पश्चिमी और पूर्व भाग वाला जो है क्षेत्र है, हमारा आदिवासी अंचल है, इसमें पीले मक्का की पसंद किसान भाई करते हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा कि मध्यम ज़मीन है या हल्की ज़मीन है तो इसमें जवाहर मक्का 216 की किस्म हमारे पास उपलब्ध है। निश्चित रूप से इस जाति का यदि आप चुनाव करेंगे तो आपको हल्की ज़मीन या मध्यम ज़मीन में उत्पादन मिलेगा, कोई नुकसान होने की संभावना नहीं होगी। परंतु वही हम पश्चिमी भाग जो हमारा मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर सफ़ेद रंग की आदिवासी भाई किसान पसंद करते हैं सफ़ेद वाली मक्का, तो हमारे पास जवाहर मक्का 8, जवाहर मक्का 12, ये दोनों किस्म उपलब्ध है, जो कि बहुत शीघ्र से और अति शीघ्र पक्के तैयार हो जाती है। क्योंकि हमारे आदिवासी अंचल में ज़मीन बिल्कुल हल्की है, जिसमें पानी या नमी की मात्रा बहुत कम समय तक की रहती है, और कम अवधि की होने के कारण से उन हल्की ज़मीनों में भी जवाहर मक्का 8 और 12 का उत्पादन लिया जा सकता है। मैं ये कहूँगा कि उस क्षेत्र में भी यदि हमारे पास भारी ज़मीन है तो निश्चित रूप से हमको संकर बीज का चुनाव करना फ़ायदे का होगा। बहुत सारी कंपनियों के या प्राइवेट सेक्टर से जो बीज उपलब्ध है, तो मैं आपसे ही कहूँगा कि यदि भारी ज़मीन है, अच्छा खाद दे सकते हैं, एक हाथ सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, तो आपको उसका हाइब्रिड या संकर बीज का उपयोग करना होगा। परंतु यदि हम हल्की ज़मीन है तो निश्चित रूप से इसको किसान भाई जो थोड़े गरीब है और हर साल बीज बदलने की आवश्यकता नहीं समझ में आती, इसलिए संकुल किस्म या कंपोजिट जो किस्म है इसका प्रयोग करें। जब हम बुआई की बात करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे किसान भाई सूखी बोनी करते हैं। इसका परिणाम ऐसा होता है कि कई बार पौध संख्या हमारे प्रति एकड़ नहीं मिल पाती, परिणाम में उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल पाता। मैं कहूँगा आपसे कि जब तक कि 4 इंच बारिश या 100 मिलीमीटर की वर्षा की प्राप्ति न हो, तब तक की बुआई करना अच्छी बात नहीं है। मैं कहूँगा आपसे कि जब 100 mm की बारिश या 1 या 2 बारिश के बाद यदि इसकी मात्रा उपलब्ध हो जाती है तो निश्चित रूप से आप बुआई करें और सुरक्षित
फसल की पौध बनाएं और प्रति एकड़ जो पौध संख्या हम आपको कहना चाहते हैं मतलब 26 से 30,000 पौधे हमारे एकड़ के पीछे मिल जाए, या हेक्टेयर में कहें हम कि 66,000 से 83,000 तक के जब पौधे हमें मिल जाएंगे तो हमें जो उच्चांक हो सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन है मक्के का, हम ले सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि हल्की ज़मीन यदि है तो इसमें 60 सेंटीमीटर कतार से कतार और 20 सेंटीमीटर पौध से पौध का यदि हम अंतर रखते हैं तो 83,000 पौधे हमें प्रति हेक्टेयर या 30,000 पौधे प्रति एकड़ मिलते हैं और परिणाम में आपको उपज भी अच्छी मिलेगी। परंतु जब भारी ज़मीन है या संकर बीज लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसका अंतर बढ़ाना पड़ेगा। कतार का अंतर आपको 75 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, मतलब 2.5 फीट कतार से कतार का अंतर और 25 सेंटीमीटर पौध से पौध का। इसमें लगभग 53 से 56,000 पौधे प्रति हेक्टेयर मिलते हैं और जब हम एकड़ की बात करेंगे तो 25,000 के लगभग इसमें प्रति एकड़ पौधे मिलेंगे। परिणाम में हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन में कमी होने के जो कारण हो सकते हैं उसमें हम इस कारण को दूर करेंगे, निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन मिलेगा। जब हम खाद की बात करते हैं, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि खाद की बात होती तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम खर्च में उत्पादन ले। इसके लिए आपसे कहूँगा मैं कि जब भी रासायनिक खाद की योजना बनाते हैं तो उसके पहले 2 बातें सोचना ज़रूरी है। पहली बात तो यदि हम खेत में रासायनिक खाद की जगह यदि जो जैविक खाद है या गोबर की खाद है यदि उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ज़मीन में जलधारणा बहुत लंबे समय तक की रहेगी, उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। तो मैं कहूँगा आपसे कि जो भी रासायनिक खाद देना चाहते हैं संतुलित दें। हम कहते हैं 120, 60 और 40 ये मध्यम अवधि की किस्मों के लिए हमें देना होगा। हम आपसे कहते हैं कि यदि हमको खाद आधा देना पड़े, 1/4 देना पड़े तो दे, पर संतुलित दे, इस बात को ध्यान रखना है। और यदि हमको खर्च कम करके और उत्पादन भी लेना है तो हमारे पास जैव खाद या जो बायो फर्टिलाइज़र उपलब्ध है, इसका उपयोग आपको यदि करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलियम है, इन खाद का उपयोग करके या जैव खाद का उपयोग करके आप नाइट्रोजन की मात्रा की प्राप्ति कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि यदि हम सुपर फास्फेट या DAP के माध्यम से फास्फोरस देना चाहते हैं तो इसमें PSB का जो कल्चर है इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो ज़मीन में स्थिरीकरण के कारण जो फास्फोरस बचा हुआ है या है तो उपलब्ध होकर पौधों को मिलेगा। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि नत्र, स्फुर, पोटाश की मात्रा में किसान भाई कहीं ना कहीं चूक करते हैं, तो हम संतुलित खाद में आपसे कहेंगे कि नत्र, स्फुर, पोटाश तीनों मात्रा दें। और हो सके तो यदि आप जिंक सल्फेट के माध्यम से यदि 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट देते हैं तो फसल में, क्योंकि खास करके मक्का की फसल तिलहन फसल भी है, इसमें आपकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी और बहुत सारी बीमारी से रोकने की क्षमता इसमें रहेगी। तो यदि हम इन बातों को ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा और ये आपको मनन करना चाहिए। पर एक बात और है, कम से कम आपको बीज उपचार वैसे तो जो थैली संकर बीज की आती है वो बीज उपचारित ही है, परंतु यदि हम देसी बीज का उपयोग कर रहे हैं तो ज़रूर 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम यदि प्रति किलो के हिसाब से यदि हम इस रसायन से उपचार करते हैं तो हमको होने वाली जो बीमारी है उससे बचा जा सकता है, सफलता उत्पादन आप ले सकते हैं। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन
विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जा सकता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज का यह कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि नई नई जानकारियां जो थी इस कार्यक्रम में। कल फिर से मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम को लेकर, परंतु आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप यदि कुछ हमसे पत्राचार करना चाहते हैं, आपके कोई सुझाव हैं, तो हमसे ज़रूर साझा करिए। और किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आप हमारा कार्यक्रम दोबारा कईयों बार जब आपका मन चाहे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।